आपके खिलाफ या आपके घर वालों के खिलाफ जब 498 के मामले में एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसे क्वैश यानी खारिज करवाने के लिए आप 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट में चले जाते हैं या उस एफआईआर को चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसा सुना है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया है और वह उसे खारिज कराने के लिए हाईकोर्ट में चला गया है? ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब यह व्यवस्था बदल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है, क्या जजमेंट किया गया है, क्या आपके केस में यह जजमेंट काम में आ सकता है? अभी 19 मई 2025 को यह जजमेंट आया है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं मन सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मन तलल विलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। आज हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है वह है सौरभ कुमार त्रिपाठी वर्सेज विधि रावल 2025 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में यह होता है कि पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। पत्नी नाराज होकर अपने पीहर चली जाती है और वह वहां पर 498 की एफआईआर दर्ज करवा देती है और उसमें पति और उसके घर वालों का नाम भी लिखवा दिया जाता है। एक तरफ तो एफआईआर दर्ज होती है और दूसरी तरफ पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर दिया जाता है। एक बार मैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में थोड़ा बता देता हूं। इस कानून में यह बताया गया है कि अगर किसी महिला को घर के अंदर परेशान किया जा रहा है या उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तो महिला के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस की धारा 12 के तहत रिलीफ ले सकती है और सेक्शन 12 से लेकर 22 तक जो भी उसे रिलीफ की जरूरत है वह मांग सकती है। डीवी एक्ट के सेक्शन 23 में यह बताया गया है कि जब तक धारा 12 डिसाइड नहीं हो जाती है या जब तक यह साबित नहीं हो जाता है कि महिला के साथ क्रूरता हुई है तब तक मजिस्ट्रेट के द्वारा कंपनसेशन की राशि दिलाई जाती है। डिपेंड दी केस कहने का मतलब है कि जब तक यह डिसाइड नहीं हो जाता है कि महिला के साथ क्रूरता हुई है और वह जब तक केस चलता है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे कंपनसेशन की राशि दिलाई जाती है। जब भी किसी महिला के साथ क्रूरता होती है तो वह 498 की एफआईआर दर्ज करवा सकती है और घरेलू हिंसा का केस भी कर सकती है और मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी का भी केस कर सकती है। महिला चाहे तो तलाक का भी केस कर सकती है। महिला चाहे तो सेक्शन 9 का भी केस कर सकती है, जिसमें यह बोल सकती है कि मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं तलाक नहीं दूंगी। लेकिन हम जिस केस की बारे में बात कर रहे हैं उसमें पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 12 के तहत केस कर दिया जाता है और उसमें पति और उसके घर वालों का नाम लिखवा दिया जाता है और संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा उन सभी व्यक्तियों को सम्मन जारी कर दिए जाते हैं और सम्मन जारी होने के बाद पति और उसके घर वाले उसको चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत चले जाते हैं। हाईकोर्ट में जाने के बाद पति के घर वालों के द्वारा वहां पर यह कहा जाता है कि हमारा इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है, हम तो मदर इन लॉ व फादर इन लॉ है, हम तो इनके पास ही रहते ही नहीं है, इसलिए हमारी हद तक इस कार्रवाई को रद्द किया जाए। वहीं दूसरी तरफ पत्नी के एडवोकेट के द्वारा यह कहा जाता है कि डीवी एक्ट में 482 सीआरपीसी एप्लीकेबल ही नहीं है। जो डीवी एक्ट है वह सिविल नेचर का है। हाईकोर्ट इस बात से एग्रीड हो जाता है यानी सहमत हो जाता है और यह कहा जाता है कि यह जो मामला है वह सिविल नेचर का है और हम 482 सीआरपीसी की जो पावर है उसे किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और सेक्शन 12 डीवी एक्ट की कार्रवाई को आप 482 सीआरपीसी के तहत चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब इस आदेश के खिलाफ जो पति के घर वाले हैं वह जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास और वहां पर यह बहस की जाती है कि जो संबंधित मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा ही डीवी एक्ट की सुनवाई की जाती है और वह सीआरपीसी के तहत ही प्रोसीडिंग को चलाता है और हाई कोर्ट को भी सीआरपीसी में ही 482 की पावर दी गई है। वहीं पत्नी के एडवोकेट के द्वारा यह आर्ग्यू की जाती है कि जब संबंधित अपराधी लोगों को सम्मन जारी किया जाता है तो वह सम्मन सीआरपीसी के सेक्शन 61 के तहत नहीं दिए जाते, सिविल एक्ट की तरह होता है, इसलिए डीवी एक्ट को सिविल नेचर का मानना चाहिए। इस प्रकार से दोनों पक्षों की बहस होती है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमने कई हाई कोर्ट्स के जजमेंट देखे हैं। कई जजमेंट्स में यह कहा गया है
कि 482 सीआरपीसी में डीवी एक्ट की कार्रवाई मेंटेबल नहीं है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाद में अपना जजमेंट बदला। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि आप जो डीवी एक्ट की कार्रवाई है उसे चैलेंज करने के लिए 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है इस व्यू से हम सहमत हैं। मतलब कि जब भी आप 482 सीआरपीसी के लिए जाते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को चैलेंज करने के लिए ही हाई कोर्ट में जाते हैं। यहाँ जो डीवी एक्ट की प्रोसीडिंग है वह संबंधित मजिस्ट्रेट ही सुनता है और मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। भले ही किसी भी प्रकार के संबंध इश्यू हो गए हों और किसी भी प्रकार का नेचर हो, और अल्टीमेटली इसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तरह माना जा सकता है। अगर हम बात करें 482 सीआरपीसी के पावर की तो उसमें 3 पावर दी गई हैं। अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास किया गया है जिससे कोर्ट इफेक्ट है तो 482 सीआरपीसी का पावर यूज में ले सकते हैं। दूसरा और तीसरा जो उसका घटक है, जो यह कहता है कि आप किसी अब्यूज यानी दुर्व्यवहार को रोकना चाहते हैं, या अगर आप किसी केस में नीचे की अदालत का दुर्व्यवहार हुआ है उसको रोकना है या आपको जस्टिस पाना है तो आप 482 सीआरपीसी लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें यह लगता है कि यह 482 सीआरपीसी के 2 व 3 के घटक में आएगा। यानी कि जो नीचे की अदालत है वह डीवी एक्ट के सेक्शन 12 को सही से डील नहीं कर रहे हैं या सेक्शन 23 को सही से डील नहीं कर रहे हैं और कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो हाई कोर्ट के द्वारा 482 सीआरपीसी के तहत उसमें इंटरफेयर किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आज से ही इस बात को लेक डाउन कर रहे हैं कि अगर डीवी एक्ट में की डोमेस्टिक वोलेंस की प्रोसीडिंग को 482 सीआरपीसी के तहत चैलेंज किया जा सकता है। इस जजमेंट से एक बात क्लियर हो गई है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी डोमेस्टिक वोलेंस का केस इनिशिएट कर दिया है तो आप उसे हाई कोर्ट में जाकर 482 सीआरपीसी जो नई धारा है 528 BNSS के तहत उसे चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बात और कही है कि हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर दिए गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह सभी केसों में इंटरफेयर करे, बल्कि रेयर केस में ही जहाँ पर हाई कोर्ट को यह लगता है कि डोमेस्टिक वोलेंस का केस नहीं बनता है वहीं पर ही वह इंटरफेयर करे। इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम इस केस की मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस बात को मानते हैं कि पिटीशन सही थी, इसलिए हम दोबारा से हाई कोर्ट में इस पिटीशन को भेज रहे हैं और हाई कोर्ट इस जुरिडिक्शन को दरकिनार करते हुए बाकी मेरिट पर सुनवाई करेगी। इस केस से हमें यह पता चलता है कि अगर आपके खिलाफ डोमेस्टिक वोलेंस की कार्रवाई शुरू हो गई है तो आप उसे 482 यानी 528 BNSS के तहत हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि रेयर कंडीशन क्या है। अगर आप हस्बैंड है और आप यह सोच रहे हैं कि मैं उसे चैलेंज कर दूंगा तो मुझे स्टे मिल जाएगा या डोमेस्टिक वोलेंस की प्रोसीडिंग खारिज हो जाएगी, तो यह इतना आसान भी नहीं है। लेकिन आपके परिवार वालों के खिलाफ डोमेस्टिक वोलेंस का केस किया गया है और आपको यह लगता है कि उन्हें बेवजह ही फंसाया गया है, तो आप 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में जाकर उस केस को चैलेंज कर सकते हैं। मतलब कि आपकी बहन जिसकी आपसे पहले ही शादी हो चुकी है और आपके बहन के हस्बैंड जो कम ही उनका आना जाना रहता है कि झगड़े से उनका कोई भी मतलब नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियोस लगाओ तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।